चलिए, तो आज जो है स्टार्ट करते हैं। हम लोग पिछला क्लास में कहां तक पढ़े थे? नसरुद्दीन महमूद तक हम लोगों ने देख लिया था। जो गुलाम वंश है उसको, आज जो है गुलाम वंश का ही एक और शासक है जो कि छूट गया था पिछला क्लास में, उसको भी हम लोग यहाँ शामिल कर लिए हैं। यह है गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रूलर है। इसका जो शासनकाल है वो करीब 1267 से 1287 के बीच में ये है, और गुलाम वंश का सबसे प्रमुख शासक इसको माना जाता है। इसके बारे में देख लेते हैं। कहता है कि ही एस्टैब्लिश्ड अ मिलिट्री डिपार्टमेंट, दीवान ए अर्ज। कहता है कि इसने अलग से मिलिट्री डिपार्टमेंट की स्थापना की जिसको दीवान ए अर्ज के नाम से जाना जाता है। ये जो दीवान ए अर्ज है उसमें खास करके, जिससे पहले क्या होता था कि पहले जो राजा था तो राजा के पास कुछ अस्थाई सैनिक होता था और बाकी उसके पास अस्थाई सैनिक होता था। मतलब जब भी कभी युद्ध का जरूरत पड़ता था तो राजा क्या करते थे कि उन अस्थाई सैनिकों को बुलाते थे कि हाँ भाई लड़ाई में चलना है, तो जो अस्थाई सैनिक है वो आके उनके साथ मिल जाते थे। इसके साथ साथ बहुत सारे जो मनसबदार थे या अलग अलग प्रांत के जो प्रांतपति थे जो कि राजा के कंट्रोल में होते थे, राजा के अंडर होते थे, उनका सेना भी युद्ध के समय राजा के साथ युद्ध करता था। तो इसने क्या किया कि इसने एक अलग जो विभाग है उसकी स्थापना की, दीवान ए अर्ज, ताकि जो मिलिट्री है मतलब जो फौज है उसको अस्थाई जो फौज है उस पर डिपेंडेंसी कम किया जाए और अस्थाई जो फौज है उसको रखा जाए, ताकि राज्य का जो सुरक्षा व्यवस्था है वो ज्यादा मजबूत हो सके। जब भी जरूरत हो तो राजा के पास अस्थाई जो सेना है उसकी संख्या पर्याप्त हो, ताकि दूसरे जो मनसबदार हैं या दूसरे जो प्रांतपति हैं उन पर उनका डिपेंडेंसी कम हो सके। इसलिए फिर कहता है कि ही टुक अप द टाइटल ऑफ जिल इलाही। इसने जिल इलाही की भी उपाधि धारण की। कौन? तो बलबन। फिर कहता है कि ही इंट्रोड्यूस्ड सीजदा, प्रोस्टरेशंस बिफोर द मोनार्क। कहता है कि इसने अपने दरबार में दो नया जो प्रचलन था उसको स्टार्ट करवाया। एक था सिजदा और दूसरा था पायवॉस। अब ये सिजदा क्या था, ध्यान देंगे इधर। ये सिजदा क्या था? तो सिजदा था प्रोस्टेरेशंस बिफोर द मोनार्क, मतलब दरबार में जो भी लोग आते थे तो वो राजा को साक्षात दंडवत करते थे। साक्षात दंडवत कहने का मतलब है कि एकदम पूरा राजा है तो राजा के पैर में एकदम पड़ के और उसको प्रणाम करना, ठीक है ये। और दूसरा पायवोस था किसिंग द फीट ऑफ मोनार्क सिस्टम, मतलब राजा के पैरों को चूमना। मतलब कोई दरबारी है तो दरबारी जब दरबार में आ रहा है तो उसको लेट के और राजा का जो पैर है उसको चूमना है और प्रणाम करना है। इस तरीके का सिस्टम बलबन ने लागू किया। और इसके पीछे जो मेन रीजन था वो ये था कि चूंकि इस समय तक नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल तक मतलब राजा जो था धीरे धीरे राज दरबार में बहुत ज्यादा षड्यंत्र हो रहा था। राजा के प्रति जो लोगों का इज्जत और सम्मान था वो धीरे धीरे घट रहा था। इसलिए बलबन ने इस प्रथा को शुरू करवाया ताकि जो दरबारी हैं उनका राजा के प्रति जो सम्मान है वो बढ़े और जो दरबारी हैं वो अपने आप को आत्मसमर्पण कर सके। एज ए एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए 10 दरबारी है और 10 दरबारी में से कौन, थोड़ा होता है ना कि भाई एक दरबारी भी है तो ज्यादा एटीट्यूड वाला है, उसको अंदर अंदर वो ठीक है नहीं, ऊपर से कुछ नहीं बोल रहा है लेकिन अंदर अंदर विद्रोही स्वभाव का है, ठीक है। लेकिन जब उसको ये चीज मतलब ये जो करवाया उसके पीछे रीजन ये था कि इस तरीके से जब वो आएगा तो उसका जो घमंड है वो
टूट जाएगा। मतलब राजा के सामने आके जब वो सीधा और पैबोस करेगा तो उसका जो घमंड है वो अपने आप में टूटेगा और राजा के प्रति उसका जो स्नेह है वो बढ़ेगा और राजा के प्रति उसका जो सम्मान है, राजा को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान धीरे धीरे लोग देना स्टार्ट करेंगे और लोगों में राजा का जो ईश्वरीय सिद्धांत है उसकी एक तरीके से कह सकते हैं कि उसका विकास होगा। मतलब लोग धीरे धीरे राजा को फिर से इज्जत करना सीखेंगे और यही कारण है कि इसने अपने दरबार में सीधा और पैबोस का प्रचलन करवाया। इसके साथ ही इसने अपने दरबार में एकदम कड़ा रेस्ट्रिक्शन ये रखा था तो मतलब दरबार में कोई भी व्यक्ति हंसी ठिठोली नहीं कर सकता है, कोई व्यक्ति मर मजाक नहीं कर सकता है, जो सिस्टम है उसको फॉलो कर उसको करना है। राजा के बिना आदेश के कोई भी व्यक्ति अपना सीट भी नहीं बदल सकता है। मतलब राजा का जो पावर है उसको बढ़ाने के लिए इसने इस प्रकार का सिस्टम जो है वो अपने दरबार में लागू करवाया बलबन ने। फिर कहता है कि बिलोंगिंग्स टू ग्रुप ऑफ 14 तुर्किश स्लेव्स ऑफ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने जो चालीसा का निर्माण किया था जिसमें 40, हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि चालीसा का जो निर्माण किया था इल्तुतमिश उसने 40 जो विश्वास पात्र उसके लोग थे उनको उसमें रखा गया था और उन्हीं के ऊपर राज्य का जो बड़ा बड़ा पद था वो उन्हीं लोगों को दिया जाता था और उसी में से ये एक बलबन भी जो था चालीसा का ही सदस्य था। तो वही कह रहा है कि बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ 40 तुर्किश स्लेव्स ऑफ इल्तुतमिश। मतलब इल्तुतमिश का जो चालीसा ग्रुप था उसी का एक सदस्य था ये कौन, बलबन। फिर कहता है कि अब इसने क्या किया कि ब्रोक अप चहलगानी और चालीसा दोनों एक ही है, लेकिन इसने क्या किया कि इसने जो चहलगानी है जो चालीसा है उसको ब्रोक कर दिया। इसके पीछे रीजन क्या है, तो चूंकि इल्तुतमिश के समय जो चालीसा का निर्माण किया गया था उस चालीसा में जो 40 मुख्य लोगों को रखा जाता था और वही राज्य के जो मुख्य एडमिनिस्ट्रेशन थे उसको देखते थे, लेकिन और बलबन भी उसमें से एक था। तो बलबन जब वहां था तब उसको ये समझ में आया कि ये जो चालीसा में जो लोग हैं वो तो राजा के विरुद्ध हमेशा षड्यंत्र करते रहते हैं, हमेशा अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए वो एक दूसरे के साथ गठबंधन और राजा के खिलाफ कुछ न कुछ व्यूह रचते रहते हैं, राजा के खिलाफ षड्यंत्र करते रहते हैं। इसलिए इसने क्या किया, इसने कहा कि चालीसा जो है उसको खत्म कर दिया जाए और इसने चालीसा को भंग कर दिया क्योंकि ये चालीसा का खुद सदस्य था तो चालीसा की जो खामियां थी वो इसको पता था और चालीसा उस समय हमेशा षड्यंत्र करते रहता था राजा को बदलने में या कोई दूसरा राजा को बनाने में या अपना पावर को बढ़ाने के लिए वो हमेशा ये करते रहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि चालीसा को भंग कर दिया। अब आ जाते हैं, हम देखते हैं अब खिलजी वंश को हम लोग देख लेते हैं। खिलजी वंश चला 1290 से 96 के बीच। इसके बाद भी और कुछ रूलर्स हुए लेकिन वो उतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं, हम लोग देख लेते हैं जलालुद्दीन खिलजी को। जलालुद्दीन खिलजी जो था उसका शासनकाल 1290 to 1296 तक चला। कहता है कि ये फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी का ये फाउंडर था, संस्थापक था। किल्ड शम्स-उद-दीन कैमुर्स कैकुबाद सन, और इसने कैकुबाद, यहां ध्यान देंगे, यहां मतलब इसके बाद बलबन के बाद फिर कैकुबाद बनता है, ठीक है ना। वो उतना महत्वपूर्ण वो नहीं रहता है, लेकिन हाँ कैकुबाद के ही दरबार में अमीर खुसरो एक कवि है, ठीक है, वो उसके दरबार में ही थे, उसी के इतिहासकार थे वो, मतलब दरबारी वो इतिहासकार थे अमीर खुसरो। लेकिन अमीर वो जो कैकुबाद है, कैकुबाद का जो उसके बाद कैकुबाद के बाद उसका बेटा बना जिसका नाम कैमुर्स था। तो वो जो कैमुर्स है उसकी हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी राजा बनता है और इस तरीके से
स्लेव डायनेस्टी का अंत होता है और खिलजी डायनेस्टी की स्थापना होती है। कहता है कि कैपिटल वाज किलोखरी, इसकी जो राजधानी था वो किलोखरी था, दिल्ली के नजदीक ही एक जगह है, ठीक है। और चूंकि इसके पीछे भी रीजन है, जब इसने कैकुबाद के पुत्र जो कैमूस था, जब उसकी इसने हत्या कर दी, तो इसको आशंका था कि जब हम राजधानी में जाएंगे तो हो सकता है कि लोग हमारे खिलाफ विद्रोह कर दें, तो पहले दूर रह के और आइडिया ले लिया जाए कि भाई लोगों का क्या विचार है, धीरे धीरे फिर जो है वो उसको सेटल किया जाएगा। तो पहले इसने किलोखरी जो है उसी को अपना कैपिटल बनाया। फिर कहता है अलाउड मेनी मंगोल्स टू सेटल इन इंडिया आफ्टर दियर कन्वर्सेशंस टू इस्लाम। अब शुरुआत में इसको लगा कि भाई यहां पे पैर जमाना है हमको, तो उसके लिए इसने क्या किया कि बहुत सारे जो मंगोल लोग थे, ये मंगोल कौन थे तो आप ध्यान देंगे, ये मंगोल लोग जो थे वो उत्तर पश्चिम से आगे बढ़ते हैं, मतलब वही आप जब इधर बढ़ते हैं, उज्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है, चाइना का कुछ पार्ट है, ठीक है ना, तो उधर से ही ये मंगोल लोग चाइनीज टाइप के वो लोग दिखते हैं, ठीक है। तैमूर जो है वही तैमूर जो है वो मंगोल टाइप के ही ये सब लोग हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया कि बहुत सारे जो मंगोल लोग थे, उन मंगोल लोगों को भी अपने राज्य में बसाने के लिए वो तैयार हो गया कि ठीक है भाई, तुम लोग को हम अपने राज्य में रहने का अनुमति दे देते हैं, लेकिन इसके लिए तुम लोगों को इस्लाम धर्म अपनाना होगा। तो बहुत सारे जो मंगोल लोग थे उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया और इसने उन सारे लोगों को भारत में रहने का ऑर्डर दे दिया कि चलो ठीक है, सेटल कर जाओ, यहाँ बस धर्म बदल लो और तुम लोग रह सकता है, इस्लाम धर्म कबूल कर लो और रहो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद है अलाउद्दीन खिलजी, जो कि 1296 टू 1316 तक ये शासन किया। कहता है कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, सन इन लॉ ऑफ प्रेसिडेंस जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी का ये सन ऑफ लॉ था, मतलब जलालुद्दीन खिलजी का ये दामाद था, ठीक है। और ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, थोड़ा इसके बारे में अभी आप लोग एक पिक्चर आया है पद्मावती, ठीक है, उसको आप देखेंगे तो जलालुद्दीन खिलजी के बारे में ही उसमें जिक्र किया गया है। बड़ा क्रूर शासक था और खास करके धर्मांध था, और पद्मावती जो मूवी आया है उसमें आप देखते हैं कि उसका संघर्ष जो है वो मतलब पद्मिनी, ठीक है ना, पद्मिनी का जो पूरा कहानी है वो इसी से संबंधित है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, कहता है कि फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू एक्सटेंड हिज एम्पायर्स अप टू एक्सट्रीम साउथ ऑफ इंडिया, ये पहला वो मुस्लिम शासक था जिसने दक्षिण में अपना राज्य का विस्तार किया। मतलब उत्तर भारत को तो इसने जीता ही, उत्तर भारत को जीतने के बाद इसने दक्षिण भारत में भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। कहता है कि he established the idea of dog, horse branding and the हुलिया और चेहरा identity, the soldiers record system। इसने अपने राज्य में दो सिस्टम लागू किया, एक था डॉग, ये डॉग क्या था तो हॉर्स ब्रांडिंग, मतलब एक प्रकार से जो घोड़ा होता था तो घोड़ा के ऊपर एक मुहर लग जाता था, मतलब राज्य का एक मुहर लग जाता था घोड़ा के ऊपर, ठीक है, जिससे ये कंफर्म हो जाता था कि ये जो घोड़ा है वो शाही घोड़ा है, ठीक है। और दूसरा कहता है कि हुलिया और चेहरा, हुलिया और चेहरा लागू किया गया सिपाहियों के लिए, जिससे जो सोल्जर्स था उसका सही सही रिकॉर्ड रखा जाए।
अब ऐसा क्यों किया गया, इसको आप थोड़ा सा समझिएगा। पहले क्या होते थे कि हमने आपको बताया कि जो राजा होता था तो राजा के पास बहुत सारा अस्थाई सेना नहीं होता था। राजा के पास कुछ मात्रा में ही अस्थाई सेना होता था। बाकी जो राजा का डिपेंडेंसी था वो अस्थाई सेना पे होता था, और इसके लिए वो अपने जो जागीरदार थे उस पर निर्भर करते थे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप ऐसे समझिएगा, मान लीजिए राजा है, अब राजा का 4 प्रांत पे वो कब्जा किए हुए, चारों प्रांत में वो अलग अलग लोगों को बैठाए हुए हैं, ठीक है। अभी राजा के पास 20,000 अस्थाई सेना है, लेकिन इसका जो ये प्रांत वाला है व्यक्ति, इसके पास 10,000 सेना है, इसके पास 10,000 सेना है, इसके पास 10,000 सेना है, इसके पास 10,000 सेना है। मतलब अब जब राजा को किसी से युद्ध करना पड़ेगा तो ये चारों का सेना भी राजा के साथ लड़ेगा, तो ये चारों का जो सेना लड़ेगा तो 10, 20, 30, 40 और 20 60,000 सेना हो गया। लेकिन राजा के पास है कितना? 20,000 सेना। अब ये जो लोग थे, ये जो जागीरदार लोग थे, ये क्या करते थे कि ये तेजाई कर देते थे। ये तेजाई क्या कर देते थे कि ये राजा को बोल देते थे कि जैसे भाई अब है कि तुमको 10,000 सेना रखना है, क्योंकि जरूरत पड़ेगा हमको तो तुम्हारा सेना चाहिए। अब ये लोग क्या कर देते थे, क्योंकि सेना रखने में और घोड़ा रखने में खर्चा होता था, तो ये लोग क्या करते थे कि 10,000 जो सेना है, तो ये लोग क्या करते थे कि 5,000 सेना रखे हैं और 5,000 जो है सेना रखे हैं, और राजा को बोल रहे हैं कि हम 10,000 सेना रख ले हैं। जब राजा को जरूरत पड़ेगा तब ना, जब राजा को जिस समय जरूरत पड़ेगा उस समय 5,000 और किसी को बुला लिया जाएगा, लोग को उठा के और उसको खड़ा कर दिया जाएगा कि हाँ देखिए 10,000 है, 10,000 तो हम सेना रख ले हैं, 5,000 को खड़ा कर दिया, ठीक है। तो ये जो 5,000 लोग थे, अब ये 5,000 जो लोग रखे हुए हैं तो वो तो युद्ध करने में एक्सपर्ट है, लेकिन जल्दीबाजी में जब हुआ कि राजा कहा कि हाँ सारा सब लोग को प्रस्तुत करो हमारे सामने, सेना का परेड करवाओ, कितना घोड़ा रखे हुए सो दिखाओ, तो इस समय ये लोग इस तरीके का चतुराई करते थे कि दूसरा दूसरा जगह से उठा के और राजा को दिखा देते थे कि हाँ देखिए इतना हम रख लें, ठीक है। और 10,000 रखे हुए हैं, और जो जागीरदार जितना ज्यादा घोड़ा और सेना रखता था उसके अकॉर्डिंग उसको जागीर मिलता था, ठीक है। तो इन लोग अपना खर्चा ज्यादा दिखाते थे कि भैया हमारे पास 15,000 सेना है, 20,000 सेना है, तो हमारा खर्चा ज्यादा है, अब इतना ही बच रहा है। और लेकिन ये क्या करते थे कि सेना कम रखते थे और सारा कुछ अपने ही हड़पते जाते थे, सारा पैसा जो है अपने पास रखते जाते थे। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि एक काम करो, जितना घोड़ा है उस सब घोड़ा के लाओ हमारे पास, और सब पर दाग लगा दिया, मुहर लगा दिया, ताकि पता चल सके कि राजा मतलब शाही घोड़ा है, ठीक है। और इसके साथ सेना का वही दाग प्रथा इसको कहता है, ठीक है, दाग, हॉर्स ब्रांडिंग, और हुलिया और चेहरा जो है, मतलब जो भी आपके पास सेना है उसका हुलिया जो है उसको आपको प्रस्तुत करना होगा कि भाई जैसे आज होता है ना कि भाई आधार कार्ड जमा करिए, ठीक है, राशन मिलता है कि नहीं, ये है कि नहीं, जहां भी है तो आधार कार्ड जमा करिए तब आपका आइडेंटिफिकेशन होगा। तो उसी तरीके से आइडेंटिफिकेशन का इसने काम करवाया, ताकि जो जागीरदार हैं वो अपनी मनमानी ना कर सके, कम सेना ना रख सके, कम घोड़ा नहीं रख सके, और राजा को ज्यादा दिखाकर और कम न रख के ज्यादा मुनाफा अपने पास न रख सके। इसके साथ ही इसने किया क्या कि ही द फर्स्ट सुल्तान हु पे ट्रूप्स इन कैश, कहा कि एक काम करो, जागीर जो पहले क्या था कि जागीर मतलब जो प्रांतपति होते थे उनको जागीर मतलब एक प्रांत दे दिया गया उनको कि ठीक है यहाँ तुम अपना देखो, यहाँ का शासन व्यवस्था तुम संभालो, और वहां से जो भी इनकम होता था तो जो जागीरदार थे वो अपना खर्चा उसमें से काट लेते थे कि हाँ देखिए इतना इतना हमको खर्चा है, और बाकी जो कुछ बचा राजा को भेज देते थे। तो इस तरीके से जो जागीरदार लोग थे वो बहुत कुछ हड़प लेते थे, ठीक है। अब राजा है तो राजा है तो राजा है, राजा हर जगह घूम घूम के देख थोड़े रहा है कि कितना आ रहा है, कहाँ आ रहा है। इसने क्या किया, कहा कि सब सिस्टम खत्म करो, जो भी इनकम होता है वो सब इनकम सीधे राजकोष में भेजो, और
सेना रखने में जो भी खर्चा है, सेना को डायरेक्ट राज दरबार से उनको सैलरी मिलेगा। जैसे आज सरकार डायरेक्ट सैलरी देता है ना, वैसे ही कि भाई सैलरी जो है वो कैश में मिलेगा। जो भी सेना है उसको कैश में सैलरी दिया जाएगा राज्य की ओर से। मतलब बीच वाला, ये जो बिचौलिया वाला काम था, या एक प्रकार से कहते हैं कि जमीन, मान ली पहले क्या था, जमीन का टुकड़ा मिल गया कि अच्छा चलिए ये जमीन जो है आप इसका देखभाल करिए और यहाँ से जो कर आता है उसको आप उगाइए और उस कर से अपना खर्चा जो है उसको आप रखिए और बाकी राजा के पास भेजिए। तो अपना खर्चा लोग ज्यादा दिखाता था। अब ये कहा कि एक काम करिए, जो कर उगाते हैं सीधे हमको भेजिए और जो आपका खर्चा है वो हम देते हैं। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से इसने किया, ये पहला सुल्तान था। फिर कहता है कि इंट्रोड्यूस लार्ज स्केल रिफॉर्म्स, इसके साथ ही इसने बहुत सारे सुधार भी किए। बहुत सारे सुधार किए, क्या क्या? तो देखिए कहता है कि इम्पोज्ड खराज टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। जो भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस था, मतलब जो खेती बाड़ी किया जाता था, उस पर इसने एक अलग खराज नामक कर लगाया। ठीक है। इसके साथ कहता है कि इम्पोज्ड जजिया टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन। इसने जो नॉन मुस्लिम लोग थे उनके ऊपर जजिया कर लगाया। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझना। अधिकतर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े बड़े एग्जाम्स में आते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है। जजिया कर क्या है? अभी भी आप जब टीवी डिबेट पे बैठते हैं तो वहां आप हमेशा सुनेंगे कि जजिया जो है वो लगाया जाता था। अब ये जजिया टैक्स क्या था? तो जजिया टैक्स जो था वो एक प्रकार से गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। मतलब जितने भी मुस्लिम शासक थे उसमें से बहुत सारे जो शासक थे उन्होंने जजिया टैक्स हटा भी दिया था, लेकिन कुछ कुछ जो ज्यादा धर्मांध शासक थे, ज्यादा कट्टर शासक थे, उन्होंने जजिया टैक्स लगाया। अब ये जजिया टैक्स क्या था? तो जजिया टैक्स एक प्रकार से वो टैक्स था जो कि एक प्रकार से हम उसको कह सकते हैं प्रोटेक्शन मनी। आज जो प्रोटेक्शन मनी का कंसेप्ट है, या आज जो एक प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं रंगदारी टैक्स। रंगदारी टैक्स कह रहे तुमको दुकान चलाना है तो तू इतना पैसा हमको दो, नहीं देगा तो गोली मार देंगे। समझ रहे हैं? तो ये जो कंसेप्ट आया, आज जो ये कंसेप्ट चल रहा है, या जो ये प्रोटेक्शन मनी का कंसेप्ट, प्रोटेक्शन मनी मतलब वही तुमको प्रोटेक्शन हम दे रहे हैं, अगर जिंदा रहना चाहता है तो हमको इतना इतना पैसा दो, नहीं देगा तो गोली मार देंगे। ये जो कंसेप्ट है वो यहीं से उठ के आया। कहां से? तो जजिया टैक्स इज इक्वल टू प्रोटेक्शन मनी। मतलब ये जजिया टैक्स क्या था, इसको आप थोड़ा सा समझ लेना। ये नॉन मुस्लिम लोगों से लिया जाता था, मतलब मुस्लिम लोगों को ये कर देना नहीं होता था, लेकिन मुस्लिम को छोड़कर जितने भी लोग थे सबको ये टैक्स देना होता था। किस लिए? तो इसलिए क्योंकि राजा जो था उसका कहना था, जो इस्लामिक कानून है उसका ये कहना था कि इस्लामिक राज्य में आप रह रहे हैं और आपकी संपत्ति को हम सुरक्षित रख रहे हैं, आपका जान माल को हम सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, इसके लिए नॉन मुस्लिमों को हमें टैक्स देना होगा। अगर आप हमें ये टैक्स नहीं देंगे तो आपको इस मुस्लिम देश में, इस मुस्लिम शासन में रहने का कोई अधिकार नहीं है, जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो एक प्रकार से आप इसको आपको समझाए कि मतलब ये प्रोटेक्शन मनी था। तो इसने जजिया टैक्स जो है वो इंपोज किया नॉन मुस्लिम पे। नॉन मुस्लिम यहां कह रहा है, इसका मतलब आप समझ लो उस समय जैन बौद्ध का संख्या बहुत कम ही है। ठीक है। उस समय तक सिख धर्म का जन्म भी नहीं हुआ था, तो सिख तो थे ही नहीं, यूरोपियन लोग यहां थे नहीं, मतलब ईसाई भी यहां नहीं थे, मतलब ना तो यहां ईसाई थे और ना यहां सिख थे।
हाँ, कुछ बौद्ध और जैन धर्म के लोग थे जो कि संख्या में बहुत कम थे, और बाकी के बाकी तो सारा लोग हिंदू ही था। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये जजिया जो टैक्स है वो हिंदुओं के ऊपर लगाया गया था। एक मुस्लिम राज्य में एक मुस्लिम शासक के अंडर अगर आपको जिंदा रहना है, अगर आपको अपना धन संपत्ति सुरक्षित रखना है, तो तुमको ये टैक्स देना पड़ेगा। अगर नहीं देगा तो तुमको तुम्हारा जीवन का कोई गारंटी नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार का मतलब धर्मांध मुसलमान था ये। फिर देखिए, कहता है कि इंप्लीमेंटेड प्राइस कंट्रोल मेजर्स फॉर मेनी मार्केट गुड्स। बहुत सारी जो मार्केट गुड्स थे, मतलब बाजार में जो भी सामान थे, उसके रेट को इसने फिक्स करवाया। जो जमाखोरी था उसको बंद करवाया। नाप तौल का जो सिस्टम था उसको एक स्टैंडर्ड पे ले गया, उसको स्टैंडर्ड तरीके का बनाया कि भाई अब मान लीजिए पहले क्या था कि उस समय, इसके समय में क्या हो रहा था कि बहुत सारे जो व्यापारी थे, या आज भी ऐसा व्यापारी लोग करता है कि व्यापारी लोग क्या करेगा कि जमाखोरी करेगा। जमाखोरी आप समझिए इसको। अब मान लीजिए कि जैसे सीजन है किसी चीज का, अभी आलू का मान लीजिए कि सीजन है एज एग्जाम्पल। अब वो क्या किया कि आलू खरीद लिया, आलू खरीद के और वो रख लिया, कम दाम पर उसको आलू मिल गया, आलू खरीद लिया, आलू खरीद के रख लिया, और जब आलू का रेट महंगा होगा तब वो उसको बेचेगा। अब मान लीजिए छोटा स्तर पे कर रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस समय जो कुछ व्यापारी थे वो क्या कर रहे थे कि इसको बड़ी मात्रा पर कर रहे थे। मतलब जो सामान पहले जब सीजन है तो उसको बहुत ज्यादा सामान खरीद लेना, मार्केट खाली कर देना, और उसके बाद उसको हाई प्राइस पर बेचना। मान लीजिए 5 लोग हैं, 5 लोग के पास 10-10 किलो आलू है। अब हम कहें कि एक काम करो, 20-20 रुपये आलू हम खरीदेंगे। अभी मार्केट रेट है मान लीजिए आलू का 15 रुपए, हम कहें कि एक काम करो हम 20 रुपये खरीदेंगे, कि पांचों जो है आया वो अपन 20 किलो जो आलू था वो हमको दे दिया। उसको लगा कि ज्यादा पैसा हमको मिल रहा है, लेकिन जब वो आलू दे दिया तो 20-25-100 किलो आलू जो है हम रख लिए। अब मार्केट में से आलू हो गया खत्म। अब लोग आलू के लिए तरस रहा है, और जब पूरा एकदम लोग तरसने लगा तब हम निकाले कहे कि है हम 50 रुपये किलो बेचेंगे, देंगे, देख रहा लेना है लोग। समझे बात को? तो इसलिए इसने क्या किया कि कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मार्केट का जो सामान है उसका जो प्राइस है उसको फिक्स किया। नाप तौल में भी ये जो दुकानदार लोग थे वो गड़बड़ घोटाला करते थे, ठीक है, तो उसको भी एक स्टैंडर्ड तरीके का इसने बनाया। तो एक प्रकार से अगर हम देखें तो जो इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, शासन व्यवस्था जो है वो सही है। इसने कुछ जन कल्याणकारी कार्य भी किए, लेकिन ये असहिष्णु शासक था। मतलब धर्मांध ये मुसलमान था और हिंदुओं के प्रति इसका व्यवहार सही नहीं था। हिंदुओं को ये दोयम दर्जा का नागरिक समझता था। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग तुगलक डायनेस्टी को थोड़ा देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा इधर। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी जो है वो 1320 से 1414 तक ये चला। इसके जो पहला शासक है गयासुद्दीन तुगलक, जिसको गाजी मलिक भी कहा जाता है। गयासुद्दीन तुगलक इज ऑल्सो नोन एज गाजी मलिक। हिज टाइम पीरियड वाज 1320 to 25। 5 साल तक इसने शासन व्यवस्था को चलाया। कहता है कि फर्स्ट सुल्तान ऑफ तुगलक डायनेस्टी फाउंडेड तुगलकाबाद सिटी। तुगलक डायनेस्टी का ये सबसे पहला शासक था और इसने ही तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी, जो कि दिल्ली के नजदीक, ठीक है, तुगलकाबाद। कहता है कि तुगलक नामा रिटेन बाय अमीर खुसरो डिस्क्राइब्ड अबाउट द विजन ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी के बारे में
अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया एक बुक है तुगलक नामा, जिसमें तुगलक डायनेस्टी के बारे में वो बताया गया है कि भाई किस प्रकार का ये डायनेस्टी था, कैसे चला, कौन कौन से इसके शासक थे, कितना महत्वपूर्ण थे, कौन कौन से कार्य किए। ठीक है, तो अमीर खुसरो जो है उनके द्वारा लिखा गया जो तुगलक नामा है, उसमें तुगलक डायनेस्टी का जो शासन व्यवस्था है, उसका जो रीजन है, उसका जो काल है, उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद इस शासक बनता है मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि 1325 टू 1351 तक ये शासक रहता है। अब मोहम्मद बिन तुगलक को थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इसको कुछ लोग जो है वो पागल शासक भी कहता है। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो एक अलग प्रकृति का व्यक्ति था। देख लेते हैं क्या, तो कहता है कि इल्डेस्ट सन ऑफ गयासुद्दीन तुगलक, ये गयासुद्दीन तुगलक का सबसे बड़ा बेटा होता है और ये अपने पिता की हत्या करके राजा बनता। इसका जो प्रारंभिक नाम है वो इसका प्रारंभिक नाम होता है जूना खां। क्या नाम होता है? जूना खां। लेकिन जब ये थोड़ा बड़ा होता है, ध्यान देंगे तो ये इसको राजा बनने का बड़ा सनक जो है वो सर पे रहता है और इसको लगता है कि अब राजा हम ही को बनना चाहिए, और इसके लिए बहुत उतावला रहता है। इसके पिता इसको दक्षिण की तरफ अभियान पे भेजता है, जहां ये खूब रुपया पैसा कौड़ी लूट के और लूटता है। दौलताबाद इसको भेजा जाता है। ठीक है, तो दक्षिण की तरफ, तो वहां ये पूरा रुपया पैसा जो है वो खूब लूटता है। लेकिन यहाँ जो है वो ये गलत सूचना देता है, कहता है कि ना वहां गए तो ज्यादा कहाँ लूटे हैं, जड़िए मनी तो लूटे हैं। और ये जो कोई दूसरा एक उसका मतलब जो शासक है, उसका कोई दूसरा जो व्यक्ति है, वो बताता है कि तो लूटा बड़ी मनी है, झूठ बोल रहा है आपको, तो बहुत कम लूटे हैं। इसलिए इसका पिता का इस पर शक हो जाता है। और जूना खां जो है वो एक प्रकार से अपने पिता के प्रति षड्यंत्र रचता है, और उस षड्यंत्र में ये जो गयासुद्दीन तुगलक है उसकी मृत्यु हो जाती है और मोहम्मद बिन तुगलक शासक बन जाता है। बहुत सारे जो इतिहासकार हैं उनका मानना है कि कुछ लोग मानता है कि जूना खां के षड्यंत्र के कारण जो है वो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु होती है। तो कुछ अलग अलग जो इतिहासकार है, उस समय के जो इतिहासकार हैं, अलबरूनी है, इब्न बतूता है, बर्नी है, वो अलग अलग जो पक्ष है वो रखता है। खैर जो भी हो, हम लोग पूरा भी डिटेल में तो नहीं जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हम लोग जो है वो एक रिवीजन टाइप का देख रहे हैं। अब यहाँ देखिए, कहता है कि शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। इसने क्या किया कि अपना जो राजधानी है उसको दिल्ली से दौलताबाद बदल दिया। ये दौलताबाद कहाँ है? तो ये दौलताबाद जो है, ये जो गया था अभियान करने, ध्यान देंगे इधर, अभियान करने गया था देवगिरी में। जब ये दक्षिण की तरफ गया तो उसको लगा कि भाई अधिकतर जो मुस्लिम शासक आए थे वो मतलब नॉर्थ इंडिया में थे। जब ये साउथ इंडिया में पहुंचा तो लगा कि भाई उधर तो जो मुस्लिम संख्या है वो बहुत कम है। इसलिए इसने क्या किया कि इसको एक आइडिया आया कि एक काम करते हैं कि जो राजधानी है उसको दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर देते हैं। दौलताबाद जो था वो उत्तर और दक्षिण भारत का सेंटर पॉइंट था। इसलिए इसको समझ में आया कि यहाँ से जो शासन व्यवस्था है उसको कंट्रोल करना ज्यादा अच्छा है। इसके साथ साथ और बहुत सारे रीजन हैं। कुछ लोग मानते हैं कि मंगोलों के आक्रमण के डर से इसने राजधानी परिवर्तन किया। खैर जो भी कारण हो, लेकिन यहाँ आप ध्यान देंगे कि दिल्ली से दौलताबाद जब इसने अपनी राजधानी स्थानांतरित की तो उस समय जितने भी लोग थे, मतलब राज दरबार के जितने भी महत्वपूर्ण लोग थे, उन सब लोगों को जबरदस्ती दिल्ली से कहां भेजा गया? दौलताबाद। उसके लिए सड़क का निर्माण किया गया, सड़क के दोनों तरफ पेड़ लगाया गया, और जो लोग यहां से वहां जाने के लिए तैयार नहीं हुए उनको जबरदस्ती ले जाया गया।
खैर बाद में जब मोहम्मद बिन तुगलक को इसका आभास हुआ कि भाई लोग हमसे खुश नहीं हैं, तो फिर कहा कि अच्छा ठीक है, काम करो, अब दौलताबाद से फिर दिल्ली चलो, अब राजधानी वहां रहेगा। इसलिए इसको कुछ जो इतिहासकार हैं इसको पागल शासक भी कहते हैं कि बवाहा था जखनी जो मन में आया निर्णय ले लिया। खैर इसने ये काम किया। कहता है कि इंट्रोड्यूस्ड एडवांस एग्रीकल्चरल लोन कॉल्ड सुंदर। खेती बाड़ी करने के लिए किसानों को इसने एक जो लोन है उसको इंट्रोड्यूस किया, जिसको सुंदर का नाम दिया गया। और इससे मतलब जो किसान लोग थे उनको फायदा हुआ। अब जो है उनको राज्य की तरफ से लोन मिलने लगा, तो उनके लिए ठीक था। आगे देखते हैं। कहता है कि मोरक्कन ट्रैवलर्स इब्न बतूता, एक व्यक्ति है इब्न बतूता, ये आया था मोरक्को से यहां, ठीक है, यहां घूमने आया था, ट्रैवलर्स था, यहां घूमने आया था। उसका नाम था इब्न बतूता। उसने एक बुक लिखा है जिसका नाम है रेहला। उसने मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में लिखा है। मोरक्कन ट्रैवलर इब्न बतूता ने उनको कहा, ध्यान देंगे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में एक जो मोरक्कन ट्रैवलर है इब्न बतूता, वो भारत आता है, भारत घूमता है और यहाँ रेहला एक जो बुक है वो लिखता है और उसमें मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल के बारे में वो जानकारी देता है। तो उसके बुक से हमें मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल का बहुत सारा जो जानकारी है वो मिलता है। इसके बाद फिर शासक बनता है फिरोज शाह तुगलक 1351 टू 1388। कहता है कि ऑटोबायोग्राफी फतुहात ए फिरोज शाही, फतुहात ए फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक का आत्मकथा है। इसमें फिरोज शाह तुगलक के जीवन को बताया गया है। एक प्रकार से ये फिरोज शाह तुगलक का जीवनी है। कहता है कि फाउंडेड मेनी सिटीज अराउंड दिल्ली, फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के नजदीक बहुत सारे जो शहर थे उसका निर्माण करवाया, जैसे जौनपुर, फिरोजपुर, हिसार, फतेहाबाद, etc। ये सारे के सारे जो शहर हैं वो दिल्ली के आसपास हैं, या कहें कि आज वो दिल्ली के ही पार्ट बन गए हैं। तो इन सारे शहरों का निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक ने करवाया दिल्ली के नजदीक। ट्राइड टू अपहोल्ड इस्लामिक लॉ, लेकिन इसने पूरे भारत में इस्लामिक कानून को लागू करने का प्रयास किया। एंड एडॉप्टेड शरिया पॉलिसी, और शरिया जो कानून है उसको लागू करने का प्रयास किया, या कह सकते हैं कि उसको लागू भी करवाया। कुछ कुछ जगहों पे जो शरिया कानून है उसको लागू करवाया। अब ये शरिया कानून क्या है? तो ये शरिया कानून जो है वो मुस्लिम जो लोग हैं उनका ये कानून है, जिसमें अगर कोई चोरी करते पकड़ा जाए तो हाथ काट दो, कोई महिला जो है वो घर से बाहर नहीं निकल सकती है बिना बुर्का के, अगर वो निकलती है तो उसको कोड़ा से मार मार के जान मार दो। अगर मान लिए कि कोई मतलब जो सजा का जो प्रावधान है वो बड़ा एक प्रकार से कह सकते हैं कि आज का जो सभ्य समाज है उसमें ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो और बहुत सारे जो मुस्लिम कंट्री है वहां से भी धीरे धीरे शरिया कानून जो है वो खत्म हो गया है, क्योंकि आज का जो मॉडर्न हमारा सोसाइटी है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन इसने उस शरिया कानून को भी भारत में लागू करने का कार्य किया। फिर कहता है कि क्रिएटेड अ डिपार्टमेंट फॉर स्लेव
जो स्लेव लोग थे, जो गुलाम लोग थे, उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया और उसका नाम था दीवान ए बंदगाम। क्योंकि इसको समझ में आता था कि जो गुलाम लोग हैं वो एक प्रकार से राज्य को मजबूती प्रदान करने का कार्य करते हैं। ये वो लोग हैं जो आंख मूंद कर राज्य के विकास को सोचते हैं, या एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आज जो आतंकवादी का कंसेप्ट है, आज जो आतंकवादी का कंसेप्ट है वो यही जो गुलाम का कंसेप्ट है वही आतंकवादी का कंसेप्ट है। मतलब जिस प्रकार से गुलाम कोई कार्य करने से पहले अपने मालिक से नहीं पूछता है कि हाँ हम मतलब आप हमसे ये क्यों काम करवा रहे हैं, मालिक बोल दिया कि जाओ उसका मुड़ी काट दो, तो गुलाम जो है जाएगा उसका मुड़ी काट देगा, वो पूछेगा नहीं कि उसका मुड़ी क्यों कटवा रहे हैं आप हमको से। जैसे कि आज का आतंकवादी जब उसको कहा जाता है कि हाँ जाओ बम ब्लास्ट जाके कर दो, तो वो अपना मतलब जो कहता है उससे पूछता नहीं है कि हाँ वहां बम ब्लास्ट करवा रहे हैं, इतना लोग मर जाएगा, हमको से काला करवा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये जो गुलाम लोग थे उस समय के, वो एक प्रकार से राज्य के वफादार थे, या राज्य के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। मतलब आज का जो आतंकवादी है उसी प्रकार की जो लोग थे वो गुलाम थे। मतलब गुलाम मतलब आंख मूंद के जो राजा कह दिया वो काम करेगा, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है। ठीक है, फिर कहता है कि फर्स्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत टू बिल्ड अ कैनल्स फॉर इरिगेशन। ये पहला सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जिसने सिंचाई सुविधा को लागू करने के लिए या लोगों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए नहरों का निर्माण करवाया, ताकि सिंचाई जो है वो सुचारू रूप से हो सके। जब सिंचाई अच्छा से होगा तब एग्रीकल्चर अच्छा से होगा, जब एग्रीकल्चर अच्छा से होगा तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, जब प्रोडक्शन अच्छा होगा तो टैक्स अच्छा आएगा, जब टैक्स अच्छा आएगा तो राजा का इनकम बढ़ेगा, जब राजा का इनकम बढ़ेगा, जब पैसा बढ़ेगा तो सुख सुविधा बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको इसने ध्यान में रखा और इसने कैनल जो है नहरों का निर्माण करवाया ताकि खेती बाड़ी जो है वो सही तरीके से हो सके। फिर कहता है कि एस्टैब्लिश अ चैरिटी डिपार्टमेंट, दीवान एक खैरात, इसने एक चैरिटी डिपार्टमेंट की स्थापना की जिसको दीवान एक खैरात कहा गया। आज भी आप जगह जगह पे सुनते हैं कि खैरात बट रहा है का। खैरात करने का मतलब कि राजा जो था वो जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में देता था। आज जैसे मोदी सरकार दे रहा है लोगों को अनाज ये वो, तो क्या खैरात ही तो है। आप ना कुछ काम किए हैं ना कुछ मिल रहा है, फ्री फोकट आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये फ्री फोकट वाला जो कंसेप्ट है इसको इसने लागू किया। किसने? सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने, और उसके लिए उसने एक डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम था दीवान ए खैरात, जिसमें जो गरीब लोग थे, जरूरतमंद लोग थे, उनकी मदद की जाती थी। उनको भोजन, कपड़ा या भी और भी जो जरूरी चीज थे उनको जीवन जीने के लिए उन सारी चीजों को राज्य की तरफ से मुफ्त में उपलब्ध करवाया जाता था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बलवन से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक इस वीडियो में देखा है। इस ये जो आप वीडियो देख रहे हैं तो ये जो पूरा टॉपिक है बलवन से लेकर फिरोज शाह तुगलक, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में आते हैं, इसलिए आप इसको एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा और प्रयास करिएगा कि जितने भी जो पॉइंट हैं उसको नोट आउट कर लें कहीं पे और उसको रिपीट करते रहें ताकि ये सारा जो पॉइंट है वो आपके दिमाग में हो। तो फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में।